ओके, वेलकम वेलकम ऑल। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 लेके आपके सामने आ गए हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक शानदार टेक्निक पढ़ लिए थे, वो था लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, और लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से हम लोग किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज उसका इंटेंसिटी के बारे में वैसे का आइडिया लगा लिए थे। अगर लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग उस स्पेस में देख लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और इंटेंसिटी और उसका जो डायरेक्शन क्या होगा हम लोग अच्छे से पता कर लेते हैं। ठीक है, अभी उसी लेक्चर को आगे लेकर हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेके आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशन में लिखा हूं, आप चाहिए तो ये वाला चीज जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passing normally on a given area is called electric flux of that given area. ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर आप लोग लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पता है आपको, तो ही ये वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर देखा नहीं पिछला वाला लेक्चर तो देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो किसी एक स्पेस है, किसी ये मान लो मेरा एक एरिया है ये वाला। ठीक है, ये मेरा एक एरिया है, A1 एरिया है। ठीक है, सो इस एरिया में ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, सो ये जो है ना नॉर्मली पास कर रहा है एरिया को। ठीक है, एरिया को नॉर्मली मतलब 90 डिग्री करके पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इतने अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में पास कर रहा है, वही फ्लक्स बताता है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दैट गिवन एरिया। ओके, तो फ्लक्स किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें और एक ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स होगा तो इसमें फ्लक्स का अमाउंट बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, उसके अलावा एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। पहले चीज तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 E1, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 E1 है पासिंग थ्रू दिस एरिया A। ठीक है, ये मेरा क्या है, वही एरिया A है, लेकिन इधर क्या पास कर रहा है, मेरा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। आपको क्लियरली पता चल जाया होगा, इधर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, लेकिन इधर लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से 3 ही पास कर रहा है इस एरिया में। तो इसमें इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ज्यादा पास कर रहे हैं कंपैरिजन टू दिस। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई बोलते हैं, और उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं दूसरे केस में। क्या है इस फिगर में, थोड़ा देख लीजिए, ये वाला फिगर थोड़ा देख लीजिए। इस फिगर में क्या क्या है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया है ना वो फिक्स लिया है, लेकिन एरिया चेंज कर दिया है। इस एरिया में एक बड़ा वाला एरिया लिया है मैं, एरिया A1 सॉरी, और ये छोटा वाला एरिया जो है ना, ये मेरा एरिया क्या है, A2 है। देखिएगा इस एरिया A1 पे मेरा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस कर रहे हैं, लेकिन छोटा एरिया A2 में 1 2 3 लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। मतलब इस एरिया में ज्यादा, A1 में ज्यादा फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, इसलिए इस एरिया A1 में मेरा फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस एरिया
A2। सो इसमें एक बात हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है ना सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है ना वो अपना एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जैसा एरिया मेरा बड़ा हो जाएगा तो लाइंस ऑफ फोर्स उसमें ज्यादा आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एरिया मेरा छोटा हो जाएगा तो लाइंस ऑफ फोर्स उसमें कम आएंगे। ओके, तो फ्लक्स जो होगा ना वो क्या होगा, एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट में आते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट में क्या होता है ना, देखिए ये मेरा क्या है, एक सरफेस एरिया है। ठीक है, इसमें जैसा एक एरिया था, इसमें ये एक मेरा सरफेस एरिया है। अच्छा ठीक है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है ना, उसी एरिया से नॉर्मल ही, आउटवर्ड नॉर्मल ही एरिया का डायरेक्शन होता है। आप बोलेंगे एरिया स्केलर क्वांटिटी है, नहीं नहीं नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब ये एक एरिया है तो उसके आउटवर्ड मतलब ये वाला डायरेक्शन ही होगा अपना। मान लीजिए ये मेरा एक एरिया है, तो इसका जो डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा ना आप लोग को, क्या बताओगे, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब ये जो मार्कर का डायरेक्शन है ये उसका डायरेक्शन होगा, किसका, इस एरिया का। पता चल रहा है? तो ये जो एरिया है ना उसका डायरेक्शन ये होगा, और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे डायरेक्शन में पास कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कौन सा वाला को लेंगे, जो लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर और नॉर्मल पास करेंगे उस एरिया में। ठीक है, तो हम लोग इसका एक कंपोनेंट लेंगे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को थीटा एंगल में पास कर रहा है, मतलब इस लाइंस ऑफ फोर्स इस जो नॉर्मल है इस एरिया वेक्टर का थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट नहीं लिया जाएगा, उसके लिए ये थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब ये cos थीटा वाला कंपोनेंट ही लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, e cos थीटा हो जाएगा। सॉरी, इधर क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0। तो इस एरिया में कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है नॉर्मली। ठीक है, अगर इसमें थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर के अलोंग ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो e cos थीटा मतलब e cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं। सॉरी, तो इसमें क्या पता चलता है अपने को, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज एरिया मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एंगल होता है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, cos थीटा के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी क्या लिख सकते हैं कि फाई जो होता है ना वो cos थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज को अगर मैं मिला के लिखूं तो फाई जो होता है e a cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये cos थीटा है। सो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को cos थीटा के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, सो a डॉट b क्या हो जाता है, a b क्या हो जाता है, cos थीटा क्या हो जाता है, a b cos थीटा। सो अगर ये cos थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब यही ये cos थीटा है। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको मैं 1 पकड़ लिया। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा ही आएगा। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई याद कर लीजिए स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट दे रहा है ई वेक्टर एंड ए वेक्टर का। ठीक है, और फाई का वैल्यू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, where E is the electric field। ठीक है, और A वेक्टर इज एरिया वेक्टर। ठीक है, सो फाई जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, ये बेसिक कांसेप्ट था इलेक्ट्रिक
फ्लक्स का। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ग्रुप ऑफ एरियाज है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे काउंट करेंगे। ओके, मान लीजिए ये हमारा कुछ सिनेरियो है कि ये मेरा जो एरिया है ना वो कुछ ऐसा है, ये तो है प्लस कुछ, मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं, मान लीजिए मेरा जो एरिया है ठीक है, ये मेरा कुछ एरिया है और लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, दोनों एरिया है, एक एरिया ये है मेरा, ठीक है, एक एरिया ये है मेरा। ठीक है, अभी जो होता है ना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पास करे लाइंस ऑफ फोर्स, और ये मेरा ये है A1 एरिया, ये है A2 एरिया, लेकिन ये सिस्टम जो है ना अपना, दोनों एरिया का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एरिया से ही ये सिस्टम बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना दोनों की ओर ही पास करता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस एरिया A1 की वजह से एक एरिया हम मतलब फ्लक्स निकालते हैं, उसको phi1 बोलते हैं, और उसका वैल्यू क्या होता है, E वेक्टर डॉट क्या हो जाता है, A1 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, और इस एरिया को लिए हम लोग एक फ्लक्स निकालते हैं, उसको बोलते हैं phi2, क्या बोलते हैं phi2, और उसका वैल्यू क्या होता है E वेक्टर डॉट, E कौन से एरिया के लिए, A2 के लिए, तो क्या हो जाता है A2 वेक्टर। ठीक है, अब नेट क्या होगा, इन दोनों एरिया को मिलाकर ही अपना क्या होता है, एक सिस्टम बना। तो नेट जो फ्लक्स होगा ना इन सिस्टम का, वो बेसिकली सम ही हो जाएगा, बिकॉज जो फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, सिंपली सम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना नेट जो फ्लक्स आएगा phi1 प्लस phi2, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स, उन दोनों का अलजेब्रिकली सम ही हो जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे ना, एक ये चीज लेंगे एक स्पीयर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एक स्पीयर, मान लो ये मेरा एक स्पीयर है। सो स्पीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ ये सिनेरियो है, हम लोग को क्या है, ये मेरा सेंटर है स्फीयर का, उसका मैं O दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे ना, स्पीयर का एक छोटा सा टुकड़ा ही लेंगे, ये वाला टुकड़ा ही लेंगे। ठीक है तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जा रहा है, चारों ओर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना, ठीक है तो इसी एरिया के लिए, ये मान लो मेरा स्मॉल एरिया है, क्या है डेल्टा एस, तो स्मॉल एरिया के लिए जो स्मॉल फ्लक्स आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये ई वेक्टर है, तो वो स्मॉल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर। या फिर मान लो ये मेरा डीएस एरिया होगा, सो डी फाई क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इस छोटे छोटे एरिया को मैं मिलाकर होल स्फीयर बना सकता हूं। ठीक है, तो ये मान लो एक छोटा एरिया है, फिर एक इधर छोटा एरिया होगा, फिर एक इधर, ऐसे करके करके सारा स्फीयर में कवर कर लूंगा। और इन सारे डीएस एरिया को सम करने के लिए कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, यस इंटीग्रेशन। सो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इस डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे अक्रॉस दिस होल स्फीयर। ठीक है, सो डी फाई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, मतलब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके थैंक यू। ओके अभी हम लोग देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे, एक दो प्रॉब्लम देखकर क्लास को खत्म करते हैं। अगले क्लास में अच्छे से गॉस लॉ देखेंगे, उसका यूज इसी चीज का यूज गॉस लॉ में ही है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम लेता हूं। पहला प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है। क्वेश्चन दिया है हम लोग को, क्या मांगा है, फ्लक्स। तो मान लीजिए ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का जो साइड का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ ऐसा पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बीच में जो एंगल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर में, ये एक स्क्वायर है मतलब एरिया है, और उसका जो डायरेक्शन है एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा, और उस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपने को क्या पूछा है ना, फ्लक्स पूछा है जो इस एरिया की वजह से निकलेगा, इस एरिया के रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स निकलेगा उसके बारे में हमको ये पूछा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, ओके। और ये ना इलेक्ट्रिक वेक्टर का वैल्यू कुछ दिया है, लिख लेता हूं मैं, या इट्स 20 न्यूटन पर कूलम दिया है, ठीक है। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ठीक है। सो ई का वैल्यू कुछ दिया है, वो है 20 न्यूटन, ये एसआई में है न्यूटन पर कूलम, तो 20 ही डाल देंगे हम, ओके। और एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, साइड का क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायर लेते हैं, इसका साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लूं तो 0.1 मीटर, तो a का जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.1 का स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और cos का क्या है, थीटा है, थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर का बीच में जो एंगल, और ये दिया है, ये ई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है क्या है 60 डिग्री, तो cos का क्या होगा है अपना 60 डिग्री ही होगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 20 एंड 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना 10 टाइम्स 0.01 मतलब ये दो 10 है, किया 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का क्या यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम टाइम्स मीटर स्क्वायर। तो फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस एरिया क्या आया 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो वाला क्वेश्चन है लेके हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग अभी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है थोड़ा देख लेता हूं मैं, अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक चार्ज मेरा है, क्यू चार्ज है इधर, और उसके सराउंडिंग में एक स्फीयर दिया हुआ है, क्या है स्फीयर, अरे स्फीयर तो कुछ ही, हाँ अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब ठीक है सर, हाँ चलेगा ये, ओके। तो ये एक स्फीयर, इस चार्ज क्यू जो है ना वो एकदम सेंटर में है, ठीक है, एकदम सेंटर में ही है, ओके। तो इस चार्ज क्यू एक स्फीयर का सेंटर में है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसा ही होगा, मतलब इससे निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही होगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लाइंस ऑफ फोर्स के टैंजेंट, तो टैंजेंट मतलब वही यही डायरेक्शन ही आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, किसका, इस चार्ज की वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब क्या बोला है ना, इस स्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चारों स्फीयर मतलब इस स्फीयर में क्या फ्लक्स होगा, वही है अपना क्वेश्चन। तो ये सारे चीज को डील करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, बताया था आपको, छोटा एरिया लेते हैं ds, ठीक है। मान लो ये मेरा एक छोटा एरिया मैंने ले लिया, उस एरिया को क्या नाम दे दिया मैं
ds। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा पास कर रहा है ई वेक्टर। ठीक है, अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, 1/4, मान लीजिए ये मेरा जो स्फीयर है उस स्फीयर का रेडियस कुछ दिया है वो है r। ठीक है, सो इसी मतलब पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोग ने, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है उसको लिख देना है डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट में निकालना है उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब हमको इसी पॉइंट में चाहिए और इससे इसका डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, रेडियस। तो r का क्या हो जाएगा इधर, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली आपके, तो यही है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ओके, तो इसी फील्ड इसी एरिया में अपने को फ्लक्स निकालने के लिए स्मॉल फ्लक्स जो होगा d फाई क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, ds वेक्टर, मतलब ये एरिया जो है ds है। सो E वेक्टर की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q ओवर r स्क्वायर टाइम्स r कैप डॉट ds वेक्टर क्या होता है, ds r कैप। क्यों, बिकॉज इधर जो फेस होता है ना कुछ ऐसा है और ये जो फेस है जो एरिया वेक्टर होता है उसको क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर ये भी इसी डायरेक्शन में ही आएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो उस डायरेक्शन क्या है, r कैप डायरेक्शन है। तो इसके लिए हम लोग ds वेक्टर की जगह में क्या लिख दिए, ds r कैप। सो r कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसका d फाई का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर ds। समझ में आ रहा है, ये किसका वैल्यू है अपना, d फाई का वैल्यू। अब हम लोग टोटल स्फीयर में निकालने वाले हैं क्या, फ्लक्स, और टोटल स्फीयर में फ्लक्स निकालने के लिए जो तरीका है वो क्या है, जिस छोटे से एरिया को मिलाकर हम टोटल एरिया में निकाल सकते हैं, और वो कैसे होता है, नेट फ्लक्स इंटीग्रेशन से ही होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम लोग, d फाई का करेंगे, क्योंकि इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स आया लिटिल फ्लक्स वो है क्या, d फाई। ठीक है, तो इस कैपिटल फाई में मतलब टोटल होल फ्लक्स क्या आएगा, इस d फाई का इंटीग्रेशन आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर ds इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका क्या है अपना इंटीग्रेशन हो गया, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर और ds का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ds मतलब इंटीग्रेशन करेंगे इस होल स्फीयर में, मतलब इस होल स्फीयर का क्या चाहिए अपने को, सरफेस एरिया चाहिए, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो ये r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, देन आंसर विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इस स्फीयर का इस पॉइंट चार्ज की वजह से होल स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग पहले से फास्ट से आपको बता देता हूं क्या किए हमने। पहला चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं, किसके वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। इस पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, बिकॉज़ इसका वैल्यू क्या दिया है हम लोग को, q दिया है, डिवाइडेड बाय एट व्हिच पॉइंट वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r था तो इसलिए हम लोग इधर r स्क्वायर लिए। ठीक है, और डायरेक्शन सिंपली r कैप, मतलब इसी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, बिकॉज़ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लाइन पे एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें क्या, ds, इस स्मॉल एरिया के लिए ds ले लिया हम उसका वैल्यू, और उसका भी जो एरिया का जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज़ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दैट एरिया होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इसका जो वैल्यू आया ना वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में आया, इसलिए ds वेक्टर को हम लोग क्या लिखे, ds r कैप लिख दिए, और d फाई इस छोटे एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा छोटा सा फ्लक्स उसको d फाई लिखें और उसका वैल्यू
क्या लिखे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखे, ठीक है। और ई वेक्टर का वैल्यू इधर डाल दिया हम लोग एंड डीएस वेक्टर का वैल्यू भी डीएस आर कैप डाल दिया और डॉट प्रोडक्ट से आर कैप डॉट आर कैप का वैल्यू 1 है। सो इसीलिए जो डी फाई आया ये कुछ ऐसा हो गया 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर डीएस हो गया। तो इस छोटा सा ds के लिए जो d फाई आया, छोटा सा फ्लक्स आया, कुछ ऐसा है। और नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मतलब छोटे छोटे एरिया को मिलाकर हम लोग नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सो d फाई का क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया और d फाई का इंटीग्रेशन ऐसा हुआ तो ये वाला टर्म बाहर आ गया। तो ds मतलब इस स्फीयर में चारों टोटल सरफेस में है और स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है और ये वाला टर्म इससे कट गया और नेट फ्लक्स क्या हो गया, q/ε0। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये वाला आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और बुक में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है करने के लिए कोशिश करिए। अगर कुछ भी डाउट आया तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग शायद गॉस लॉ पढ़ेंगे या फिर कुछ सॉलिड एंगल का चीज है, शायद वो कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉस लॉ को जानने के लिए वो वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड एंगल दिखेंगे, उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।